All right, Vinay, can you please introduce yourself? Yes, ma'am. Ma'am, my name is Vinay Srivastava. I come from a small district of Umaria, which is famous for Bandhavgarh National Park. And my father is a retired agriculture officer. And I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Umaria, and my graduation from IPS Academy Indore. And I belong to nuclear family. I have an elder brother and elder sister in my family. And my hobbies are to read and to travel. Sorry, to read and come again? To travel, ma'am. Travel. Traveling. Okay, so कहाँ last कौन सी जगह पे travel किया आपने? Which was the last place? Ma'am, recently last year I visited Kerala. I visited Kovam beach in Kerala and in Thiruvananthapuram, and also I visited Kochi. I saw backwaters of Kerala. Okay, so Kerala, what is it famous for? Ma'am, Kerala is famous for various things. There are various temples and also for coconut trees, also for tea gardens of Munnar, and it has a beautiful beaches. It also has a very scenic environment and weather. And which was the last book that you read? Ma'am, I usually read on Quora and on Wikipedia. Okay, so what did you read? What did you read last? What was the last material that you read? Ma'am, recently I read about the financial inclusion in Quora. What is financial inclusion? Okay. विनय, बैंक के बारे में आप बता सकते हो? बैंक में अकाउंट कितने प्रकार का होता है? सर, बैंक में बेसिकली 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे कासा अकाउंट्स होते हैं और एक राफा अकाउंट्स होते हैं। कासा अकाउंट दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, एंड इन राफा अकाउंट्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स में सर हम ये बेसिकली जो बिजनेसमैन के लिए होते हैं, और इसमें सर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कोई लिमिट नहीं होती है। और जो सेविंग अकाउंट होते हैं सर, उसमें हमें जो विथड्रॉल की लिमिट्स रहती है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन उसमें जो हमें इंटरेस्ट पे मिलता है। और रिकरिंग डिपॉजिट में सर हम एक फिक्स्ड अमाउंट है वो हर मंथ डिपॉजिट करते हैं और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक हम लमसम अमाउंट है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उस पर हमको स्लाइटली मोर देन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलता है। और इसका एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद ये मैच्योर होती है। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट का मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन बता सकते हैं आप? सर, मिनिमम ड्यूरेशन 14 डेज का होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन सर आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। रिकरिंग अकाउंट का मैं पूछ रहा हूँ। सर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, पेमेंट बैंक क्या होता है? सर, पेमेंट्स बैंक होते हैं सर, पेमेंट्स बैंक नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा रेकमेंड किए गए थे। इसमें सर जो हमारे ऑलरेडी वॉलेट्स वाले अकाउंट है, जैसे पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, एयरटेल हो गया, इन्हीं को कन्वर्ट करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक बनाया गया है। और सर इसमें पेमेंट्स बैंक में जो मैक्सिमम डिपॉजिट रहता है वो 2 लाख रुपीज रहता है। पेमेंट्स बैंक कांट एडवांस लोन्स टू पीपल एंड दे आर बेसिकली created for to develop the habits of saving in people and for financial inclusion also. ओके, तो पेमेंट बैंक अभी हाल फिलहाल में, अगर जैसे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक की बात की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक तो लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसे करता है? सर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इनके सर एक एसोसिएशंस होते हैं बैंक्स के साथ, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक और बाकी के बैंक के पास सर, तो सर उनके थ्रू बैंक लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कई बार ये जो है फिक्स डिपॉजिट भी रख लेते हैं, जैसे 2 लाख से ऊपर अगर डिपॉजिट हम अपने अकाउंट में करते हैं तो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। लेकिन ये अपने खुद से डायरेक्टली नहीं डालते हैं, इनका एक एसोसिएशन होता है दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ। पैरा बैंकिंग बता सकते हैं? पैरा बैंकिंग क्या होता है? सॉरी सर, आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, बट आई विल रीड अबाउट इट। सीआरआर कितना चल रहा है इस वक्त? सर, इस समय कैश रिजर्व रेशियो सर 4.5% चल रहा है। बैंक की लिक्विडिटी पर इसका क्या असर पड़ता है अगर 50 बेसिस पॉइंट पर आरबीआई बढ़ा देता है? सर, कैन यू प्लीज रिपीट? आई हैव नॉट
लिसन। 50 बेसिस पॉइंट पर अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, तो बैंक की लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ता है? सर अगर 50 बेसिस पॉइंट पे आरबीआई अपनी सीआरआर बढ़ा देता है तो सर बैंक्स को आरबीआई के पास में अपने जो ज़्यादा डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे। वो डिपॉजिट्स वो लोन नहीं दे पाएँगे क्योंकि सीआरआर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता सर बैंक को, तो बैंक के पास में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और बाकी के जो उनके पास में फंड्स रहते हैं, वो लोन्स देने के लिए कम बचेंगे सर, तो उनका प्रॉफिट्स भी कम हो जाएगा। ओके। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सर अगर बैंक में तो इंटर बैंक लिक्विडिटी रहती है वो ड्राई अप हो जाती है और उनको ओवरनाइट लेंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो सर वो आरबीआई से एक दिन के लिए एमएसएफ पे लोन बोरो कर सकते हैं। और सर जो एमएसएफ होता है वो जनरली रेपो रेट से ज्यादा होता है क्योंकि इमरजेंसी में लिया जाता है। कितना चल रहा है इस वक़्त? सर करंटली एमएसएफ चल रहा है 5.65 आई गेस। फिर से रिपीट कीजिएगा। सर 6 सर ओके। currently I am forgetting, but I will see about it. ओके। घर में आप और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं? कोई है आपका कंट्रीब्यूशन? Sir, ma'am, in academics, आप घर ma'am, में please कैसे repeat that. आप घर में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? कोई है आपका कंट्रीब्यूशन है घर में? आप घर के एक मैम सदस्य। अभी जी मैम। मैम अभी तो मैं जैसे प्रिपरेशन के लिए घर से थोड़ा दूर रह रहा हूँ। मैं अभी अपने घर पे नहीं रह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए मैं अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ घर की एक्टिविटीज़ में। बट आई यूज्ड टू ट्राई व्हाटएवर आई कैन डू। ओके। विनय, आपके पास आपको क्या लगता है जब आप आरआरबी जॉइन करेंगे, किसी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी, आपके पास क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे? मैम मुझे लगता है कि जो फर्स्ट चैलेंज आएगा ये जो कस्टमर्स रहते हैं आरआरबीज के, क्योंकि वो मोस्टली रहते हैं वो अनसर्व्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा बैंकिंग का नॉलेज नहीं रहता है और उनके पास में बैंकिंग की काफ़ी कम फैसिलिटीज़ रहती है, तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स उनको 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 उनके तक पहुँचाना और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बैंकिंग के बेनिफिट्स हैं और बैंकिंग की फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाना सही ढंग से, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और मैम जब तक ये नहीं होगा तो आई थिंक हमारी कंट्री ढंग से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पाएगी और डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो मैम ये सबसे बड़ा चैलेंज। तो आपको लगता है उनकी अवेयरनेस आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा, इसके अलावा कोई और चैलेंजेस आएँगे, जब आप आरआरबी जॉइन करेंगे? मैम उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज चैलेंज जो मुझे आरआरबी में लगता है कि आरआरबी बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड में स्मॉल फार्मर्स और वीकर सेक्शंस को लोन्स और एडवांसेस देता है। और कई बार मैम जो इनके लोन्स होते हैं वो एनपीए बन जाते हैं और वो एनपीए को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे आरआरबीज़ काफ़ी लॉस में भी रहते हैं। तो उनको प्रॉपर्ली रिकवर करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। ओके, विनय, आपने क्या बताया था, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? व्हिच प्लेस? मैम आई बिलॉन्ग टू उमरिया, मध्य प्रदेश। इट इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर। ओके, कोई खास बात वहाँ की, आपकी जगह मैम की? वहाँ की खास बात है कि जो अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, तो वहाँ की एक सबसे बड़ी खास बात है। और मैम इसके अलावा संजय गांधी पावर प्लांट है और विरासनी माता टेम्पल है, तो ये सब कुछ उमरिया की खास बातें हैं। ओके। अभी हाल-फिलहाल में कूनो नेशनल पार्क काफ़ी पॉपुलर रहा था मध्य प्रदेश में। तो कूनो नेशनल पार्क किस लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि हासिल किया है? सर अभी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 6 चीताज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है। 1952 के बाद से सर एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता इंडिया से, लेकिन वापस उनका रीइंट्रोडक्शन हुआ है कूनो नेशनल पार्क में। ओके। आपने एनपीए का नाम लिया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरीज़ कितनी बाँटी गई है? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की 3 कैटेगरीज़ हैं। जो फर्स्ट कैटेगरीज़ है सर वो स्ट्रेस्ड एसेट्स है और दूसरी है डाउटफुल एसेट्स और थर्ड है लॉस एसेट्स। ओके। तो ड्यूरेशन बता सकते हैं आप? सर अगर 90 डेज़ से ऊपर हो जाता है और 1 साल से कम रहता है एनपीए तो हम उसको स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं
अगर 1 से 3 साल के बीच में रहता है तो हम उसको डाउटफुल एसेट बोलते हैं। और उसके बाद अगर सर इंटरनल ऑडिट के द्वारा या फिर बैंक खुद ही डिसाइड कर लेता है या एग्री कर जाता है कि अभी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो सर हम उसे लॉस एसेट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एसएमई क्या होता है? सर एनपीए में ही एनपीए का ही एक पार्ट है, स्पेशल मेंशन सर अकाउंट। आई नो द फुल फॉर्म बट आई डोंट नो इन डिटेल सर। आई थिंक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। हाँ, तो क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? सर आई थिंक आई विल रीड अबाउट इट। ओके, ठीक है। All right, Vinay, thank you. We'll also give you a little feedback. Okay? मैम थैंक यू मैम। ओके सो विनय, आपने स्टार्टिंग ठीक की थी। थोड़ा सा आप जब भी एक्चुअल इंटरव्यू के लिए भी जाओगे या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, थोड़ा सा स्माइल करो। एकदम एकदम सीरियस नहीं दिखना है वहां जाके। मुझे पता है वहां पे जाके नर्वसनेस होती है और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरव्यूज दे रहे होते हैं या ज्यादा से ज्यादा सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे होंगे। तो वहां पे थोड़ा सा स्माइलिंग फेस, फर्स्ट टाइम। या सो वहां पे थोड़ा सा स्माइल करना है और स्माइल से हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है? और आपका कॉन्फिडेंस ठीक था, दिख रहा था, लेकिन आप बहुत सीरियसली बात कर रहे थे। तो जब हम जवाब देते हैं, स्पेशली जैसे हॉबीज का क्वेश्चन आया है, हॉबीज एक बहुत मतलब हॉबी एक बहुत पैशनेट चीज है। तो क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखिए, कैंडिडेट का ये देखें कि वो पैशनेट है, कोई जॉब करने लायक है कि नहीं है। आप लोगों के पास ठीक है पुराना पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कि इसने जॉब कैसे की होगी पुराने टाइम पे। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन से ही पता चल सकता है कि आप पैशनेट हो अपनी जॉब के लिए, नहीं होगे। जैसे हॉबी के लिए हो वैसे शायद जॉब भी, अपना काम भी पूरा करोगे। तो थोड़ा सा जैसे आपकी ट्रैवलिंग, अगर मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मेरी आंखों में एकदम चमक आ जाएगी जब मैं ट्रैवलिंग की बात करूंगी। मुझे कोई कह दे मुझे यहाँ जाना है, मैं अभी फटाफट बैग पैक करूंगा, चल दूंगी। तो अगर आप केरला की बात कर रहे हो तो अच्छा, मैंने आपसे पूछा केरला की खासियत बताओ, आपको कोकोनट ट्रीज है वहां पे और ये है वहां पे, वहां मुन्ना टेम्पल्स है वहां पे। आपने अगर विजिट किया है वहां पे, एक्चुअली विजिट किया है या आप करना चाहते हो या ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, तो आपका ट्रैवल के नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हाँ, ट्रैवलिंग की बात कर दी मैम ने, चलो मैं और बताता हूँ। ठीक है ना? इसी पे आधा घंटा मैं घसीट सकता हूँ इंटरव्यू। तो ऐसे ही आपकी आंखों में हर चीज के लिए चमक दिखनी चाहिए, क्योंकि यूजुअल कैंडिडेट्स हमें बहुत मिल जाते हैं। तो आप में क्या यूनिक है क्या नहीं है वो आपकी आंसर से ही पता चल सकता है। कोई आपका रेफ चेक करेगा तो बाद में करेगा, है ना, कि वो सही है कि नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन इंटरव्यू में हम कैसे सिलेक्ट करें किसी कैंडिडेट को, तो ये थोड़ी सी चीजों पे आप जो है ध्यान रखें। एक मैंने क्वेश्चन और आपसे पूछा था, आरआरबी के आपकी ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या चैलेंजेस नजर आएंगे, या पहला क्या चैलेंज नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी रूरल एरिया में गए हैं तो वहां पे बहुत बेसिक चैलेंजेस होते हैं। मतलब वहां पे वर्क अब साइट पे पहुंचना, ऐसे कस्टमर्स के साथ डील करना जो कि अर्बन सिटी से नहीं है, रूरल एरिया से हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। उनकी रोजमर्रा की, कोई खेत में अपना फावड़ा चला के आ रहा है, कोई पसीने से लथपथ होके आ रहा है, कोई अपना काम कराने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा है। ठीक है? तो ऐसे जो चैलेंजेस हैं उनसे आप कैसे डील करोगे, ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके बैठो। आरआरबी की या कोई भी बैंकिंग जॉब आसान नहीं होगी। ठीक है? सो ये कुछ चीजें हैं। जब आप अपना एजुकेशन भी बताते हैं, ईयर ऑफ पासिंग भी बताइए। ठीक है? आपने कौन से स्कूल से कौन से कॉलेज से किया है, ठीक है, बट ईयर ऑफ पासिंग भी जरूरी है। ठीक है? उससे थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाता है कि आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे होगे, एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो या कुछ टाइम लगा के आए हो पीछे से। ठीक है? सो दैट्स इट। ओवर टू सर। हेलो विनय, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आपने बताया तो सही था, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म को बताने से बचिए। जैसे आपने बताया कासा और राफा, तो इसकी बजाय आप अगर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स अकाउंट बताते हो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है सामने वाले को। ठीक है? और दूसरा, अगर कोई चीज अगर आपको मतलब नहीं आ रही है ना, तो उसको इलॉबरेट मत करो, क्योंकि वो फिर वहीं पे क्वेश्चन फंस जाएगा। वो अगला वाला बंदा जो है वो आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछेगा बार बार रिपीट करके। जैसे रिकरिंग अकाउंट में आपसे मैंने ड्यूरेशन पूछी थी, तो आपने पहले 7 डेज बताया, फिर 14 डेज बताया, फिर आपने बोला कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो 6 मंथ होता है मिनिमम ड्यूरेशन। और देन आफ्टर आपने पेमेंट बैंक को बहुत अच्छे से इलॉबरेट किया, बहुत अच्छे से। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी देखी। जब भी आप बता रहे हो ना,
तो उसको बहुत एकदम साफ-साफ लफ्ज़ों में बताओ। जो शब्द होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। भले ही कम शब्दों का प्रयोग कीजिए लेकिन साफ होनी चाहिए, ठीक है? और पैरा बैंकिंग आप नहीं बता पाए, लिक्विडिटी कम हो जाती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपने बताया, लेकिन उसको थोड़ा-सा और अच्छे से बताया जा सकता था। एनपीए में आपने 3 कैटेगरी बताई, ठीक है? स्ट्रेस्ड नहीं होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। स्ट्रेस्ड एसेट और डिस्ट्रेस्ड एसेट 2 एसेट्स होते हैं। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स को हम लोग रेगुलर में काउंट करते हैं और डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में हम लोग एनपीए को काउंट करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स जिसकी ड्यूरेशन आपने सही बताई थी, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, ठीक है? इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आपसे चूँकि आपसे एनपीए पूछा जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है स्पेशल मेंशन अकाउंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है? सार्फेसी एक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा, कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, लेकिन आप जब स्माइल जैसा कि मैम ने बताया, जब आप स्माइल करते हो, तो वो आपका जो कमियाँ हैं ना, वो वहीं पे छुप जाती हैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट थैंक विनीत। यू।